इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में जो भी विद्यार्थी अब भूगोल विषय लिए हैं, ज्योग्राफी जिनका सब्जेक्ट है, तो आपका एग्जाम आप जानते हैं 5 फरवरी के दिन होगा। अब आपका सेकंड शिफ्ट में है, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि बीच में जो हमको समय मिला पूरा अपने पास 4 फरवरी, तो इसमें हम लोग इतना महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अपना रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि ज्योग्राफी में तो हमारा यही टारगेट रहे कि 70 में 70 ऑब्जेक्टिव आए। अब सर ठीक है, हमारे पास पूरा 4 फरवरी समय है, तो उस दिन हम क्या क्या पढ़ लें जिससे कि हमारा पूरा ज्योग्राफी का रिवीजन भी हो जाए और उसके साथ वहां से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में भी 5 फरवरी के दिन पूछा जाए। तो देखिए, इसके लिए है कि अभी से हम लोग, अभी मैं आपको पूरा एक सेट प्रश्न पत्र कराऊंगा, सिर्फ न कि ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। चूंकि समय मिला है तो समय का बेनिफिट उठाना है अपने को, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी, तभी तो 70 में 70 आपका आएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो 35 अंक ही आ सकता है। तो दोनों हम लोग अभी के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। उसके साथ साथ आगे कल फिर मॉर्निंग में क्लासेज होगा, शाम में फिर आपका 5 फरवरी के दिन जिस दिन पेपर है उस दिन भी वायरल ऑब्जेक्टिव का क्लास हो जाएगा और सब्जेक्टिव का। तो आसानी से आप इतना क्लास कर लेना, इसी का बार बार रिवीजन कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपके एग्जाम में यहीं से पूरा प्रश्न टकरा जाएगा, आप 70 में 70 स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, पूरा हम लोग इस वीडियो में अभी के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो ध्यान से एक एक प्रश्न को सीखिएगा, समझिएगा और रटते चलिएगा, क्योंकि अब अंतिम समय में क्लासेज चल रहा है तो सिर्फ वायरल प्रश्न का ही क्लास अब होगा। तो ऑब्जेक्टिव और आपका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सभी प्रश्न। तो देखिए 5 फरवरी के दिन आपका इसी रूप में पेपर मिलेगा ज्योग्राफी का। यहाँ पे 70 पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 35 का अपने को जवाब देना है, 20 लघु उत्तरीय प्रश्न, वो भी हम लोग अभी के क्लास में कवर करेंगे, 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो जो भी संभावित प्रश्न है जो 5 के दिन पेपर में देखने को मिलेंगे उसकी हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे। जिस तरह एग्जाम में देखिए प्रश्न आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, उसी तरह यहाँ पे प्रश्न तैयार किया गया है। तो 1 से 70 तक पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फिर सब्जेक्टिव की चर्चा कर लेंगे। तो 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से 35 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। 35 में 35 हम लोग के क्लासेस आएगा, बस अब जो लगातार आपका 5 फरवरी तक क्लास आ रहा है वो पूरा आपको देखकर याद कर लेना है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ज्योग्राफी का पहला वायरल प्रश्न। कह रहा है कि पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उप शाखाएं हैं। मतलब जो पर्यटन भूगोल है अर्थात कि टूरिज्म जो ज्योग्राफी है और रिसोर्स ज्योग्राफी है, ये किस मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उप शाखाएं होंगी। तो कहेंगे सर ऑप्शन नहीं, रट जाएंगे, ये जो है आर्थिक भूगोल की उप शाखाएं, क्योंकि आप जानते हैं पर्यटन और संसाधन दोनों क्या है, आर्थिक गतिविधि है और इससे आय प्राप्त होता है पर्यटन और संसाधन से, इसीलिए आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ध्यान से समझते चलिएगा, रटते चलिएगा। एग्जाम में आपका एक दिन बीच में गैप मिल गया तो उसका फायदा उठाइए और 70 में 70 स्कोर कीजिए। इसीलिए अब हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि सब्जेक्टिव का भी अभी के इस क्लास में कवर करेंगे, जो आपके 5 फरवरी के दिन पेपर में छपने वाले हैं वो सब्जेक्टिव प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपागम उपनिवेश युग में प्रचलित था। देखिए उपनिवेश युग में जो था ना, वो अन्वेषण और विवरण जो है वो प्रचलित था। उपनिवेश काल में आप जानते हैं कई जगह नई जगह की खोज हो रहा था, ठीक है, कई नई जगहों की खोज चल रहा था, तो अन्वेषण हो रहा था आपका, और उसके साथ साथ वहां के संसाधन के विवरण तैयार करना। उपनिवेश समय में क्या था, उपनिवेश काल में, उपनिवेश काल में बस नई जगहों की खोज और वहां के संसाधन का विवरण तैयार करना ही मुख्य उद्देश्य था। तो इसीलिए पूछे जब भी कि कौन उपागम उपनिवेश युग में प्रचलित था, तो अन्वेष और विवरण। जिस भी ऑप्शन पे दिखाई दे उसको एमआर सीट पे कलर करके आ जाइएगा, ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है आपसे होटेनटाट किस महाद्वीप में रहते हैं। तो होटेनटाट जो है ना वो अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं। किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए होटेनटाट को कभी कभी इस तरह भी पूछ देगा, खोई खोई, ठीक है, कभी कभी इसको लिखेगा खोई खोई। ये क्या है सर, तो ये दक्षिण अफ्रीका के एक प्राचीन चरवाहा जनजाति है, ठीक है। तो याद रखेंगे होटेनटाट, आपका होटेनटाट या खोई खोई पूछ दे तो दोनों जो है एक ही मतलब की नाम है, दोनों एक ही जनजाति का। तो दक्षिण अफ्रीका में एक प्राचीन चरवाहा ये जनजाति है। तो ऑप्शन सी फिलहाल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन लोगों और पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण
कारक है। तो लोग और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। कौन है सर? टेक्नोलॉजी है। क्योंकि देखिए जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी अर्थात की तकनीकी ज्ञान, इसके द्वारा ही मनुष्य ने पर्यावरण की शक्तियों को समझा और उसको अपने अनुसार, अपने उपयोग के अनुसार बदलाव किया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है? तो सामाजिक भूगोल इसमें से कौन है? सांस्कृतिक भूगोल है, कल्चरल ज्योग्राफी है। बिल्कुल, देखिए सामाजिक भूगोल समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे संस्कृति, चिकित्सा और कल्याण का अध्ययन करता है। तो सामाजिक भूगोल जब भी पूछे तो सांस्कृतिक भूगोल आपको सही उत्तर करके आना है। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न देखिएगा, ध्यान से बारीकी से सीखिएगा, समझिएगा। सब्जेक्टिव की भी चर्चा हम लोग करेंगे। रात भर आज पूरा समय इसको देख कर रख दिए, फिर मॉर्निंग में क्लास जाएगा, उसको देखकर दिन में याद कीजिएगा, फिर शाम में, फिर आपको 4 को शाम में, 5 को वायरल प्रश्न का क्लासेज मिलेगा ही। कह रहा है आपसे कि साक्षरता मापन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो साक्षरता मापन के लिए न्यूनतम आयु 7 वर्ष है। कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष होनी चाहिए। मतलब अर्थात कि कहने का मतलब है कि 7 वर्ष से कोई अल्प आयु का है कोई भी बालक या बालिका, तो साक्षर या निरक्षर वो साक्षरता मापने में वो काउंट नहीं होगा। कम से कम मिनिमम एज क्या है? 7 वर्ष है। ठीक है, भारत में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? साक्षर। तो ये भी पूछेगा कि भारत में साक्षरता, ये तो लघुतरीय प्रश्न में आ जाएगा कि साक्षर किसे कहते हैं। तो आप कह दीजिएगा कि भारत में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है उसे क्या बोलेंगे? साक्षर बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे बुशमैन संबंधित है। तो बुशमैन किससे संबंधित है? कालाहारी से। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल का आप नाम सुने होंगे, कहां पे है? तो अफ्रीका में। तो कालाहारी से संबंधित है कि बुशमैन जो है, जिसे सान भी कहते हैं, सान जनजाति, तो बुशमैन या सान जनजाति जो है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखिए। इसके आसपास भी जो प्रश्न बन सकता है वो भी मैं चीजें बता दे रहा हूं ताकि आपको मतलब कि ज्योग्राफी में हम लोग का यही टारगेट है कि सभी विद्यार्थियों का 70 में 70 आए। कह रहा है कौन इसमें से सही जो है युग्म है? कौन सही युग्म है? तो ध्यान से देखेंगे तो लौह इस्पात उद्योग जो है ये पिट्सबर्ग में है, पिट्सबर्ग में। तो बिल्कुल सही, यही सही आपका है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब पिट्सबर्ग कहां पे है? अमेरिका में। तो अमेरिका के पिट्सबर्ग में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध लौह इस्पात केंद्र है। तो ऑप्शन यहां पे डी फिलहाल सही उत्तर याद रखेंगे 8 नंबर प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो फूल उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है, नीदरलैंड है। ठीक है, नीदरलैंड में जो है आप जानते हैं फूलों की व्यावसायिक खेती होती है और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। अब 10 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है? तो भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र जो है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, नहीं है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो मुख्य रूप से दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य चिली में होता है, न कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। तो यही सही उत्तर था। तो ये भी पूछे कि भूमध्य सागरीय मतलब भूमध्य सागरीय कृषि का क्षेत्र कौन कौन है? तो मध्य चिली भी है, दक्षिणी यूरोप है, आपका उत्तरी अफ्रीका है, दक्षिणी कैलिफोर्निया है। तो इसलिए ऑप्शन सी नहीं पूछा था, तो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सिलिकॉन वैली मतलब कि सिलिकॉन घाटी कहां स्थित है? तो ये सैन फ्रांसिस्को में है। रट जाएंगे सर, सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो है कैलिफोर्निया में है और ये क्या है? तो एक आईटी हब है, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी का विश्व स्तरीय केंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कि लॉरेन सार प्रदेश उत्पादित करता है। तो लॉरेन जो सार प्रदेश है ये कोयला का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन सी पे है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कहां पे है? आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। तो ये यूरोप में है। ठीक है, लॉरेन सार जो प्रदेश है कहां पे है? यूरोप में। सर फ्रांस जर्मनी सीमा पर है। कहां पे है? फ्रांस जर्मनी सीमा पर एक प्रसिद्ध कोयला और औद्योगिक क्षेत्र है लॉरेंस सार। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं।
कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन उपनिवेशवाद की देन है? तो उपनिवेशवाद की देन है सर रोपण कृषि जो है, ये आपका उपनिवेशवाद का देन है। चाय, कॉफी, रोपण कृषि में क्या आता है? चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया। जैसे पूछता है कि निम्न में से कौन रोपण फसल है, तो चाय, कॉफी, रबड़ जो रहेगा ऑप्शन हम लोग सही करते हैं। तो चाय, कॉफी और रबड़ जैसे बड़े बागानों की शुरुआत जो है वो यूरोपीय उपनिवेशवाद से शुरू हुआ था, तो यही उपनिवेशवाद की देन है रोपण कृषि। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है आपसे प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग है? तो भू उपयोग संवर्ग देखिए आपका भू उपयोग संवर्ग, बिल्कुल। तो इसमें जो है निवल बोया क्षेत्र, परती भूमि, वन भूमि सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए सरकारी रिकॉर्ड में जो है भू उपयोग, बिल्कुल हाँ सही है, लैंड यूज कैटेगरी। चलिए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में भूमि को वन, परती और शुद्ध बोया गया क्षेत्र माने इस सभी श्रेणियों में बांट के हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे 15 नंबर प्रश्न ये रहा कि व्यक्तिगत स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था है। तो व्यक्तिगत स्वामित्व आप किस में होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आप जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति या कंपनी का अधिकार होता है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब उत्पादन और वितरण पर किसका स्वामित्व होगा? निजी व्यक्ति का। अच्छा समाजवादी तो आपका गवर्नमेंट का मिश्रित, जैसे भारत में है मिश्रित, तो उसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख कोयला क्षेत्र स्थित है? तो प्रमुख कोयला क्षेत्र कहां पे रहेगा? झारखंड में। झारखंड में देखिए झरिया का आप नाम सुने होंगे, तो झारखंड जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार वाला राज्य है। यहाँ का सबसे जो ज्यादा कोयला कहां पे होता है? झारखंड में, झरिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि कौन इसमें से सही युग्म है? तो देखिए पंजाब की राजधानी कहां है? चंडीगढ़ है, ठीक। हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है ही, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ये सभी मतलब कि केंद्र, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, इन तीनों का प्रशासनिक राजधानी कहां पे है? चंडीगढ़ पे है। तो इसीलिए तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से चीजें समझिएगा और आपने इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। पूरा इसमें हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न भी अभी के क्लास में कवर कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है सर? तो जमशेदपुर। जमशेदपुर क्या है? औद्योगिक नगर है। जमशेदपुर की स्थापना ही जानते हैं आप टाटा स्टील प्लांट के कारण हुआ था। टाटा स्टील प्लांट जब वहां पे स्थापित हुआ तो उसी समय जमशेदपुर शहर की स्थापना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे व्यापार का संबंध है, तो व्यापार जो है वो तृतीय क्रियाकलाप है। कौन सा क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप। देखिए व्यापार हो गया आपका, परिवहन हो गया, संचार हो गया, ये सभी किस में आते हैं? सेवा क्षेत्र में। और सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीय क्रियाकलाप। और आपका जो कृषि क्षेत्र होगा वो प्राथमिक, औद्योगिक क्षेत्र होगा वो द्वितीयक। ठीक, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 20 नंबर। कह रहा है आपसे 20 नंबर प्रश्न कि किन दो देशों के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया था? तो मानव विकास सूचकांक का विकास भारत और पाकिस्तान ने मिलकर किया, इन्हीं दो देश के विद्वान के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। कौन कौन व्यक्ति थे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो पाकिस्तान के थे अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, और भारत के कौन थे सर? डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो इन्होंने ही आपका मानव विकास सूचकांक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI तैयार किया था। तो पाकिस्तान के कौन थे? डॉक्टर महबूब उल हक, और भारत के थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है प्रश्न कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं? तो विश्व के प्रमुख जो समुद्री पतन है वो विस्तृत पतन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दुनिया के बड़े बंदरगाह भारी मात्रा में विविध प्रकार के सामान का आयात निर्यात करते हैं, ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर विस्तृत ही पतन है आपके। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 22 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे लंबा NH कौन है? नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का सबसे लंबा, तो कहेंगे सर NH44। कौन है? NH44। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और एक किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर को किससे जोड़ेगा सर? कन्याकुमारी से। समझ रहे, श्रीनगर से सीधे कन्याकुमारी तक है आपका NH44। तो ये रट के रखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न यहां पे कि निम्नलिखित में से कौन नदी तट पर स्थित है? देखिए
अब देखिए नदी तट पर कौन स्थित है, तो अच्छा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो पटना भी है, ठीक है। पटना किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पे, बिल्कुल। कोलकाता भी है हुगली नदी के तट पे। अच्छा श्रीनगर भी है, श्रीनगर आपका झेलम नदी के तट पे है, बिल्कुल झेलम के तट पे है ये। मसूरी जो है ये कौन सा क्षेत्र, मसूरी पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, मसूरी पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये प्रश्न में शायद मिसप्रिंट है, इसमें पूछना चाहिए था कि निम्नलिखित नगर में से कौन नदी तट पर स्थित नहीं है, ये प्रश्न क्या हो जाएगा, नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द रिवर, तो इस तरह प्रश्न सही हुआ। जब भी पूछेगा नहीं है तब हम कहते मसूरी, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं मेरे बात को, प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तो नहीं है होना चाहिए, नहीं तो पटना आप जानते हैं गंगा नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, और मसूरी क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो नहीं है प्रश्न होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है नर्मदा बेसिन किन दो नदी बेसिन के बीच अवस्थित है, तो नर्मदा जो है वो माही और तापी के बीच में अवस्थित है, माही और तापी के बीच में। देखिए नर्मदा नदी जो है उत्तर में विंध्य पर्वत अर्थात कि माही के पास, और दक्षिण में सतपुड़ा अर्थात कि तापी के पास के, मतलब उसी के बीच में बहती है, ठीक है। तो इसीलिए नर्मदा बेसिन माही और तापी के बीच होगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देख लेंगे। कह रहा है आपसे कि मैग्नीज निक्षेप पाया जाता है, तो मैग्नीज निक्षेप कहां पाया जाता है, धारवाड़ क्रम में। किस क्रम में पाया जाएगा, धारवाड़ सिस्टम में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत के अधिकांश धात्विक खनिज जो है, जैसे मैग्नीज हो, कोई भी धात्विक खनिज, ये धारवाड़ युग के चट्टान में ही मिलते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कि कोरबा खनन क्षेत्र अवस्थित है, कोरबा कहां पे अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। सर कहां पे है, छत्तीसगढ़ में। और कोरबा खनन क्षेत्र जो ये है ना कोयला के लिए है, मतलब कोरबा जो है छत्तीसगढ़ का मुख्य कोयला उत्पादक क्या है, जिला है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है आपसे कि नुमालीगढ़ का संबंध है, तो नुमालीगढ़ का संबंध पेट्रोलियम से है। सर कहां से है, पेट्रोलियम से। नुमालीगढ़ कहां है, असम में, ये सभी चीजें समझते चलिएगा, असम में। असम का नुमालीगढ़ जो है वो अपनी तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे सर। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। देखिए परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी, लेकिन पश्चिम बंगाल में है नहीं है पूछा था, तो पश्चिम बंगाल में नहीं है, ऑप्शन डी। अब मैं आपको नाम भी बता दूं तो देखिए महाराष्ट्र में है आपका कौन सा है, कहेंगे सर तारापुर है, बिल्कुल। गुजरात में है कौन है, ये आपका ये कहे नहीं गुजरात में काकरा पार है, बिल्कुल इस तरह काकरा पार है ये गुजरात में। और राजस्थान में भी है कौन सा है, रावत भट्टा है, रावत भट्टा है राजस्थान में। और महाराष्ट्र में मैंने बता ही दिया कि तारापुर में है, तो महाराष्ट्र में भी है तारापुर में सर, गुजरात में भी है काकरापार, और राजस्थान में रावत भाटा, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि गुरु महिसानी प्रसिद्ध है, तो गुरु महिसानी जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। और गुरु महिसानी कहाँ पे है, तो यह उड़ीसा में, उड़ीसा में आप जाएंगे, मयूरभंज, मयूरभंज जिला है, बिल्कुल मयूरभंज है उड़ीसा में, उसी में स्थित एक प्रमुख लौह का खदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरु महिसानी उड़ीसा के मयूरभंज जिला में है। हाथी दांत उद्योग संबंधित है, तो बउआ टाइप प्रश्न है, पशु से है। हाथी दांत पशु से प्राप्त होने वाला एक जैविक उत्पाद है, तो किससे होगा, पशु से ही होगा। आगे बढ़ जाते हैं 31 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है 31 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर के तट पे अवस्थित है। देखिए प्रशांत महासागर के तट पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, वैंकूवर है, बिल्कुल वैंकूवर जो है ये आपका प्रशांत महासागर के तट पे अवस्थित है। कनाडा का यह शहर है, ठीक है, कनाडा में ना है, बिल्कुल कनाडा का यह एक शहर है जो प्रशांत तट पर एक बंदरगाह है, वैंकूवर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो भवन प्राकृतिक संसाधन है नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बाकी भूमि भी है, जल भी है, खनिज भी है। चलिए आगे बढ़ते, तो भवन कौन संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न
करे लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है सर? अनवीकरणीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनवीकरणीय संसाधन आप जानते हैं खनिज भंडार जिनके सीमित हैं और जो एक बार समाप्त होने पर इनका दोबारा उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ था। तो यहां पे है ऑप्शन में 121 करोड़ लगभग में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर करके आना है आपको 34 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का। बिहार का जो है हम लोग का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, 1106 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 1106 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो बिहार का सर्वाधिक है। अब देखिए एग्जाम में 70 प्रश्न पूछा जाएगा, अपने को 35 बनाना है, और एग्जाम में देखिए सब्जेक्टिव भी प्रश्न रहेगा। तो ज्योग्राफी में तो हम लोग का यही टारगेट है कि सर हमारा सभी विद्यार्थियों का 70 में 70 आए, क्योंकि एक दिन का जो गैप मिला है उसका मुझे फायदा उठाना है। और आप सभी को जो भी इस पे क्लासेज आ रहा है लगातार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि हम लोग अभी के क्लास में भी सब्जेक्टिव भी कवर करेंगे, और ये सभी प्रश्न वायरल ही है, तो ध्यान से एक एक प्रश्न को सीखते समझते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए, तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, चेन्नई भारत का पतन है, चेन्नई एक, बिल्कुल सभी चीजें सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है और एक बड़ा बंदरगाह है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? तो यहां पे देखें ध्यान से, चतुर्थ नहीं है, अच्छा नहीं है पूछा है, तो सूचना आधारित क्रिया भी है, अनुसंधान भी है, कौन नहीं है? मौद्रिक बैंकिंग जो है, बैंकिंग है नहीं है, तो सेवा क्षेत्र में ना आएगा। बैंकिंग जो है तृतीयक सेवा क्षेत्र में है, जबकि शोध सॉफ्टवेयर ये सभी क्या है? चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न कह रहा है पनामा नहर के निर्माण के बाद सर्वाधिक लाभ किस देश को हुआ था? तो ये जानते हैं सबसे अधिक लाभ किसको होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को, क्योंकि जो है इसके पनामा जो नहर है इससे अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच की दूरी क्या हो गई? बहुत कम हो गई, तो इसलिए सबसे ज्यादा लाभ इसी को है। अब 10 नंबर प्रश्न 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे 10वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था? देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 में समाप्त हो गया। आप जानते हैं वित्तीय वर्ष हम लोग का चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो चला था ना, 1 अप्रैल 2002 से चला था और 31 मार्च 2007 तक, पंचवर्षीय तो 5 साल चलेगा ही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न ए रहा, कर किसी प्रदेश का आर्थिक विकास किस कारक पे निर्भर करता है? जल्दी से विद्यार्थी उत्तर देंगे, रटते जरूर चलिएगा। किसी प्रदेश का आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? तो ध्यान से देखें, तो संसाधन पर, रिसोर्स पर डिपेंड करेगा। प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता जो है वो विकास की पहली सीढ़ी हम लोग पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर हरिके बराज का संबंध है, तो हरिके बराज जो है, ठीक है, बैराज, वहीं बराज लिख दिया, बैराज जो है हरिके बैराज, ये इंदिरा गांधी नहर से इसका का संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है? राजस्थान का एक नहर है, तो राजस्थान का जो नहर है इंदिरा गांधी नहर, इसको पानी जो है हरिके बराज से, बैराज से ही मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 42 नंबर कह रहा है ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण देखिए ना ही सेंटीमीटर में नापते हैं, ना ही मिलीमीटर में मापेंगे, ना ही डेसीमीटर में। इसको किस में मापते हैं? डेसिबल में। तो इसलिए ऑप्शन डी पे दिया, इनमें से कोई नहीं। किस में मापते हैं सर? डेसिबल ऑप्शन रहता तो वहीं आपका डीबी में मापते हैं, तो ये सही उत्तर हम करके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न करें निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? तो बहुआ टाइप प्रश्न सर। वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन जो है वो एसिड रेन का कारक है। आप जानते हैं SO2 NO2 जो है, इसी से अधिक जब मिल जाएंगे हवा में तो आपका अम्लीय वर्षा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी भारत में आते हैं? तो किस पड़ोसी देश से आते हैं? बंगाल से, बांग्लादेश से। आप जानते हैं अभी वर्तमान में बांग्लादेश की घुसपैठिया ये सभी जो है चर्चा चल ही रहा है वर्तमान में, SIR वगैरह प्रक्रिया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर
हो जाएगा। कह रहे ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में पारा महाद्वीपीय रेल मार्ग विकसित है? तो दक्षिणी भाग में। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में जो है पारा महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है विकसित है। तो 45 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये जो है ना आपका ऑस्ट्रेलिया का ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे पाथ जो है, हाँ यहाँ पे है ही ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो पाथ है, ये रेलवे पाथ जो है ये आपका पश्चिम को सिडनी जो है पूरब से दक्षिण के रास्ते जोड़ता है। ठीक है, तो ये मतलब कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे पाथ पश्चिम को, सिडनी जो है पूरब की तरफ है तो उसको जोड़ता है दक्षिण के रास्ते, तो ये दक्षिण में ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आईटीडीपी क्या है? ठीक है, आईटीडीपी का पूरा मतलब कि नाम आपसे पूछ रहा है, तो यह समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम कहाँ पे है? ऑप्शन ए पे है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आईटीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना है इसका मुख्य उद्देश्य। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कौन खाद्य फसल है? तो सर गेहूं, बउआ टाइप प्रश्न। गेहूं क्या है? खाद्य फसल है। और आप जानते हैं बाकी जो है चुकंदर, कॉफी, चाय, ये सभी व्यावसायिक फसल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित कारकों में से कौन कृषि के लिए सहायक है? तो सिंचाई, मानव श्रम, परिवहन सभी क्या है? कृषि के लिए सहायक हैं। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। कृषि के लिए जल, श्रम और बाजार तीनों का होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न। कह रहे बसिन क्षेत्र संबंधित है, तो बसिन क्षेत्र जो है वो खनिज तेल से संबंधित है। ठीक है, बसिन क्षेत्र कहाँ से संबंधित है? आपके खनिज तेल से, और यह अरब सागर में स्थित एक प्रमुख तेल और गैस वाला क्षेत्र है। कहाँ से स्थित है? अरब सागर में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कह रहे मणिपाल प्रसिद्ध है, तो मणिपाल जो है उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है मणिपाल? तो यह है कर्नाटक में, ये समझ के रखेंगे। कर्नाटक का जो मणिपाल है वो अपने मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए ब्राजील प्रसिद्ध है, आपसे पूछ रहा है कि ब्राजील किसके लिए प्रसिद्ध है? कहेंगे सर कॉफी के लिए। बिल्कुल, कॉफी के लिए ब्राजील प्रसिद्ध है। ब्राजील को जो है दुनिया का मतलब कि कॉफी पॉट कहते हैं इसको, ब्राजील को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कह रहे औद्योगिकरण उत्तरदायी है, तो औद्योगिकरण ध्वनि प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, जल प्रदूषण के लिए, सबके लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखिए उद्योग से निकलने वाला कचरा और धुआं जो है सभी प्रकार का प्रदूषण करता है और उससे शोरगुल होता है, तो ध्वनि प्रदूषण होगा ही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 53 नंबर ए रहा। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो कुटीर उद्योग का उदाहरण है हथकरघा उद्योग, हैंडलूम इंडस्ट्रीज। कुटीर उद्योग क्या है? जो घर पर ही कम निवेश में किए जाने वाला काम को क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग बोलते हैं। तो हथकरघा उद्योग घर पर ही होगा और कम निवेश में मतलब ये शुरू हो जाता है। 54 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कौन कर्नाटक में अवस्थित है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, यह पहाड़ जो है कर्नाटक में है। और एक किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कहेंगे सर कॉफी उत्पादन के लिए। बिल्कुल सही, कॉफी उत्पादन के लिए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन नगर सबसे उत्तर में अवस्थित है? तो सबसे उत्तर में देखिए लुधियाना है। कौन नगर है? लुधियाना। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का। लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 56 नंबर। कह रहे हैं आपके निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण भारत में है? देखिए गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, मतलब कि दक्षिण भारत की नदी है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडक के सभी उत्तर भारत में बहती है। 57 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध जल संरक्षण से है? तो जल संरक्षण से हरियाली, नीरू मीरू, अरवारी पानी संसद, बिल्कुल सबका है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो भी योजना का नाम है, देखिए हरियाली, नीरू मीरू और अरवारी पानी संसद, ये सब किसका नाम है? योजना का नाम है। इन सब का यही उद्देश्य है तीनों योजना का कि जो भी वर्षा होता है उसके जल का संचयन करना और संरक्षण करना। ठीक, 58 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है प्रश्न की रालेगन सिद्धि गांव किस राज्य में स्थित है? तो रालेगन सिद्धि गांव महाराष्ट्र में है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। यह अन्ना हजारे के ग्राम सुधार का जो कार्यक्रम मतलब काम किए था अन्ना हजारे, इसी गांव में, रालेगन सिद्धि गांव में, तो ये महाराष्ट्र में है। और अन्ना हजारे के चलते ही ये फेमस है। चलिए कोलार प्रसिद्ध है। कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है सर? तो कोलार जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है।
गोल्ड के लिए। इसी पे तो केजीएफ का आप नाम सुने होंगे, मूवी वाला केजीएफ। तो केजीएफ क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। के से कोलार, जी से गोल्ड, एफ से फील्ड। तो कोलार गोल्ड फील्ड जो है वो सोना की खान के लिए मशहूर है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है प्रश्न कि वर्ष 2011 में भारत में लिंगा अनुपात था। तो वर्ष 2011 में भारत में लिंगानुपात था कितना? 943 स्त्री पर, मतलब कि 1000 पुरुष पर मात्र 943 स्त्री। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुष पर कितने स्त्रियों की संख्या है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कर है लैटेक्स किस वृक्ष के दूध से बनता है? तो लैटेक्स जो है वो रबड़ के दूध से बनेगा, रबड़ के दूध से। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रबड़ के जो पेड़ होते हैं ना, उनसे सफेद दूध निकलता है जिसे लैटेक्स कहते हैं, और ये रबड़ से ही बनाया जाता है। 62 नंबर प्रश्न करे किशमिश का मुख्य स्रोत क्या है? अंगूर है सर। अंगूर को सूखा कर क्या बनाते हैं? किशमिश। बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। यहां पे क्या हो गया? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 63 नंबर करे निम्नलिखित में से कौन मानसिक श्रम नहीं करते हैं? तो मानसिक, देखिए अध्यापक मानसिक श्रम करते हैं, टीचर, चिकित्सक भी, संगीतकार भी, लेकिन धोबी का कार्य क्या है? ये शारीरिक श्रम करता है, ठीक है, यानी फिजिकल लेबर करेगा। तो ये शारीरिक श्रम करता है, मतलब मेहनत वाला कार्य करता है। 64 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में रेल मार्ग नहीं है? तो कुवैत में देखिए कोई रेल मार्ग है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी है, जापान में भी है, नेपाल के भी कुछ क्षेत्र में आपका चाइना की तरफ से बिछाया गया रेलवे पटरी, लेकिन कुवैत में नहीं है, क्योंकि कुवैत जो है भौगोलिक और छोटे आकार के कारण यहाँ पे कोई भी रेलवे तंत्र नहीं है। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है प्रश्न आपसे कुद्रेमुख जो है लौह अयस्क खान का संबंध किस राज्य से है? मतलब कुद्रेमुख लौह अयस्क जो है ये किस मतलब कि राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है सर जी? कर्नाटक में, रट जाएंगे। देखिए कुद्रेमुख का अर्थ क्या होता है? घोड़े का मुख, और ये कर्नाटक की सबसे बड़ी लौह खानों में से एक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है सिंगरेनी का संबंध किस खनिज से है? तो कोयला से है। सिंगरेनी का संबंध जो है कोयला से, और सिंगरेनी कहाँ पे है? तेलंगाना में। तेलंगाना में स्थित एक प्रमुख कोयला खदान क्षेत्र है। 67 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चावल से संबंधित है? तो बासमती। बासमती क्या है सर? चावल है, ठीक है। ये पूरा विश्व में प्रसिद्ध चावल का सबसे माने अच्छा किस्म माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 68 नंबर कह रहा है प्रश्न आपसे, यहां पे रहा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने को दामोदर नदी के जल की आपूर्ति नहीं की जाती? मतलब किस इस्पात कारखाने तक दामोदर नदी का जल नहीं पहुंच पाता है? तो जमशेदपुर। जमशेदपुर तक पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर। देखिए जमशेदपुर है ये आपके दामोदर नदी के किनारे, थोड़ा वो है, कुल्टी भी है दामोदर नदी, दुर्गापुर भी है, बोकारो भी है, लेकिन जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ठीक है, जमशेदपुर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, करे दूरदर्शन सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो दूरदर्शन सेवा जो है ये 1959 में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पहला टीवी प्रसारण कब हुआ था? 1959 में दिल्ली से शुरू हुआ था। 70 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है आपसे कि बिहार में गंगा नदी की प्रवाह का दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूरब है। कहाँ गया? ऑप्शन सी पे है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गंगा जो है बिहार में पश्चिम से प्रवेश करती है और पूरब की ओर बहते हुए कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये पूरा हमने 70 ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया। अब चलिए सब्जेक्टिव, जैसा कि मैं शुरू में ही बताया था कि अब ज्योग्राफी में हम लोग का टारगेट है कि सभी विद्यार्थी का 70 में 70 आए। तो ऑब्जेक्टिव तो ठीक है सर 35 हम लोग सही कर देंगे, लेकिन 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव भी चाहिए। तो उसके लिए चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको जो भी वायरल है वो मैं आपको करा दे रहा हूं। तो सब्जेक्टिव प्रश्न ध्यान से देखिएगा। देखिए सेक्शन बी में आपसे इसी तरह एग्जाम में आएगा लघु उत्तर ये प्रश्न 1 से 20 तक, जिसमें से 10 प्रश्न का उत्तर देना होता है, 2 अंक की है। अब देखिए पहले के जैसा नहीं है चीजें कि आपको गोल गोल घुमाना है, क्योंकि अब प्रश्न घुमाने वाला पूछता ही नहीं है। आप घुमाइएगा, एग्जामिनर पढ़ेगा आपका उत्तर, उसका भी दिमाग घूम जाएगा, आपको अंक नहीं देगा। तो अब जो है प्रश्न जिस रूप में पूछे, क्योंकि देखिए एग्जामिनर के दिमाग में फिक्स है कि हाँ भाई 10 का उत्तर ही उसको चेक करना है, ज्यादा नहीं। तो इसलिए आपको टू द पॉइंट उत्तर लिखना है। तो आइए एक एक प्रश्न का उत्तर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यही प्रश्न है, इसको उत्तर के साथ मैं कन्वर्ट किया हूं, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए पहला इस साल के लिए वायरल प्रश्न है सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय में कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। अब देखिए इसमें आप क्या घुमा सकते हैं, टू द पॉइंट आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है।
तो टू द पॉइंट ही आपको उत्तर लिखना है। देखिए वही प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति के, तो उत्तर आपको टू द पॉइंट लिखना है कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या संथाल जनजाति की है। और संथाल को थोड़ा सा बोल्ड कर दिए। अब जैसे ही एग्जामिनर आपका उत्तर पढ़ेगा संथाल जनजाति, इसी को की उसको जो मिलता है आपका कॉपी चेक करने के लिए जो बुलेट पॉइंट, उसमें सिर्फ संथाल ही लिखा होगा, वो संथाल देखेगा, चेक करेगा, 2 अंक आपको दे देगा। तो किस जनजाति की है सर? संथाल की। अब अगला प्रश्न है, देखिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, सेम यही प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अगला प्रश्न यही है, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है, यही प्रश्न है, यहां पे भी देख लीजिए। तो रुको और जाओ निश्चयवाद जो है, स्टॉप एंड गो आपका डिटर्मिनिज्म, इसके विचारधारा किसने दिया था? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई एक विचारधारा है। यह प्रकृति और मानव के बीच एक मध्य मार्ग को दर्शाता है, जहां विकास के लिए प्रकृति के नियम का पालन करना अनिवार्य है। मतलब कि हम इन्होंने क्या बताया था, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने, इन्होंने, ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया था? तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इन्होंने यही बताया कि रुको और जाओ, मतलब कि ठीक है थोड़ा सा चीजें आपको डेवलपमेंट करना है, जाना ही है तो ठीक है आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टॉप, मतलब पहले रुकेंगे, और यह प्रकृति ने जो हमको दिया है, जो भी संसाधन है, उसका हमको उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, न कि विदोहन करना है। तो यही क्या है, रुको और जाओ निश्चयवाद, कि ये प्रकृति और मानव के बीच में एक मध्य मार्ग, कि हमको डेवलपमेंट करना है, लेकिन जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति के नियम है, उनको अपने संभावी पीढ़ी के को ध्यान में रखते हुए ही हमको डेवलपमेंट करना है, प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। अगला प्रश्न है कि उत्परवास क्या है, मैं यहां पे आपको दिखा दे रहा हूं, सेम चीजें यही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देख लीजिए उत्परवास क्या है, इमिग्रेशन क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। देखिए जब लोग जो है अपने जन्म स्थान या निवास स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान पर जाकर बस जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं कि इमिग्रेशन हुआ है, कि लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए, कमाई के लिए अपने जन्म स्थान या निवास को छोड़ दिए और दूसरे जगह पे जाकर बस गए, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं उत्परवास। और उत्परवास कई प्रकार का होता है, ये आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, अभी उतना समय नहीं है, जो प्रश्न है वहीं आपको रट लेना है। किस बीमारी ने अफ्रीका और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है? अब देखिए, अब इसमें आप क्या गोल गोल घुमाएंगे, टू द पॉइंट प्रश्न है, टू द पॉइंट उत्तर दीजिए, कोई 10 ही बनाना है, लेकिन मैं पूरा 20 आपको रटा दे रहा हूं कि इसमें से जो भी प्रश्न आएगा आप लिख कर आ जाइएगा। तो किस बीमारी ने, तो HIV जो एड्स है, इसी के जैसे जो घातक बीमारी है, ये सभी जो अफ्रीका और एशिया के कई देशों में मृत्यु दर को काफी बढ़ा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 5 नंबर कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न यहां पे देख लीजिएगा कि डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस विषय से जुड़े हैं? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव में भी ये सेम प्रश्न मिला था। तो ये दोनों जो है डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये दोनों महान विद्वान जो है मानव विकास सूचकांक की इन्होंने ही अवधारणा दिया था। तो ये मानव विकास की अवधारणा और मानव विकास सूचकांक के निर्माण से जुड़े हैं, अभी ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न मिला था। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है इंप्रूवमेंट से आप क्या समझते हैं? सशक्तिकरण की जो बात होता है उसका अर्थ आप क्या समझ रहे हैं? सशक्तिकरण आखिर में क्या है? तो सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति या क्षमता प्राप्त करना। यह विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को निर्णय लेने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति है उसको हम सशक्त कर रहे हैं, अर्थात कि वो अपने विकल्प चुनने की उसके पास शक्ति और क्षमता दे रहे हैं, यानी कि किसी के दबाव में विकल्प नहीं चुन रहा है। इसलिए तो आजकल देखिए नारी सशक्तिकरण की बात होता है। और यह विशेष सामाजिक और आर्थिक रूप से जो भी पिछड़े वर्ग हैं, जैसे जो भी वंचित वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए सशक्तिकरण का प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था कि उनके अंदर निर्णय वो खुद से ले, न कि किसी के थोपे हुए निर्णय पे वो कार्य करे। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न, कह रहा है ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है कि नए चारगाहों की खोज में पशुपालक द्वारा मौसम के अनुसार होने वाले प्रवास को क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, गर्मियों में पहाड़ की ओर और सर्दियों में मैदानी क्षेत्र की ओर जाना। मतलब जो भी पशुपालक हैं वो क्या करेंगे, अपने पशु को चराने के लिए नया नया चारगाह खोजते हैं, ऋतु के हिसाब से खोजेंगे। जिस तरह की ऋतु है, मौसम है, उस तरह की प्रवास, मतलब उस तरह के एरिया में वो जाएंगे। तो ऋतु के अनुसार चूंकि वो प्रवास कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, चूंकि वो पशुपालक है, उनके पास जो भी पशु है उनको चारगाह चाहिए। तो मान लीजिए हर एक ऋतु में हर जगह चारागाह जो है उपस्थित रहेगा नहीं। तो जैसे गर्मी में मान लीजिए वो पहाड़ की ओर चले गए और फिर सर्दी में मैदानी क्षेत्र में आ गए, तो यही क्या है, ऋतु के अनुसार प्रवास करें, मतलब ऋतु प्रवास। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न,
करे अंगूर की कृषि किस प्रदेश की विशेषता है? तो अंगूर की कृषि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश की विशेषता है। अंगूर की कृषि को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। तो ये भी प्रश्न पूछा, विटीकल्चर क्या है? तो अंगूर की कृषि। तो अंगूर की कृषि अर्थात कि विटीकल्चर मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय प्रदेश की क्या है? प्रमुख विशेषता है। तो ये सब्जेक्टिव में ही ऑब्जेक्टिव रहता है। अगला प्रश्न देखिए, करे खनन क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो खनन क्रिया जो है वो दो प्रकार से की जाती है मुख्य रूप से। एक होता है सरफेस माइनिंग, मतलब सरफेस पे माइनिंग कर रहे हैं अर्थात कि धरातलीय खनन, इसमें विवृत खनन भी इसको कहते हैं। और दूसरा होता है भूमिगत खनन, मतलब अंडरग्राउंड माइनिंग, इसे कपूकी खनन भी कहा जाता है। तो खनन की प्रक्रिया कितने तरह से, एक तो धरातलीय होगा, सरफेस पे माइनिंग आप कर रहे हैं, और एक भूमिगत अंडरग्राउंड माइनिंग कर रहे हैं। तो दो तरह की माइनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न। एग्जाम में 10 ही बनाना, लेकिन पूरा मैं 20 का सॉल्यूशन आपको करा दे रहा हूं। प्रकीर्ण बस्ती क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो प्रकीर्ण बस्ती देख लीजिए, उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है कि प्रकीर्ण या बिखरी हुई बस्ती वह होती है जिसमें मकान एक दूसरे से काफी दूर पर स्थित है। ऐसी बस्तियां अक्सर पर्वतीय, मरुस्थलीय या घने जंगलों वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कहने का मतलब क्या है? प्रकीर्ण बस्ती का अर्थ क्या है? बिखरी हुई बस्ती। तो ये कहां पे होगा? जहां पे मान लीजिए हमारे पास मतलब कि स्पेस ज्यादा है, जनसंख्या कम है, तो कहीं कहीं पे मकान वगैरह है, कहीं कहीं पे बस्ती है। तो ये ज्यादातर किस क्षेत्र में पाया जाएगा? देखिए समतल क्षेत्र में तो जगह कम है और जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में जो हो गया आपका, मरुस्थल वाले क्षेत्र में, घने जंगल में कहीं कहीं पे बस्ती पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकीर्ण बस्ती या बिखरी हुई बस्ती। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, करे भारत के 4 मुख्य भाषा परिवार का उल्लेख कीजिए। मतलब कोई भी भारत के 4 प्रमुख भाषा परिवार का नाम लिख दीजिए। तो सबसे प्रमुख है हमारा क्या? तो इस तरह लिख कर लिखिएगा कि भारत के 4 प्रमुख भाषा परिवार इस प्रकार हैं। पहला है आस्ट्रिक जो निषाद है, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है चीनी तिब्बत किरात जिसे बोलते हैं, और चौथा है भारतीय यूरोपीय जिसे आर्य बोलते हैं। अब ऐसे आप काउंट करा दिए तो एग्जामिनर 1 2 3 4 पढ़ेगा, आपको 2 अंक दे देगा। चलिए रट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न तो याद करने वाला प्रश्न था। कह रहा है आपसे कि जीवन प्रत्याशा बढ़ाने के लिए किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो आप लिख दीजिएगा कि जीवन प्रत्याशा बढ़ाने वाले 2 प्रमुख कारक। पहला है आपका बेहतर चिकित्सा सुविधा और टीकाकरण की उपलब्धता, इससे आपका जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगा। दूसरा है स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और संतुलित आहार तक पहुंच होगा, इससे भी जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न। करे किला नगर के कोई 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए सीधे टू द पॉइंट है, तो ऐसे ही उत्तर लिखिएगा कि भारत के प्रमुख किला नगर हैं। पहला है ग्वालियर मध्य प्रदेश, दूसरा है चित्तौड़गढ़ राजस्थान। ये तो रट जाना है कि किला नगर पूछे तो इस तरह आपको उत्तर लिखकर आना है। 14 नंबर प्रश्न, करे कृषि गहनता को परिभाषित कीजिए। कृषि गहनता क्या है? आपसे ये प्रश्न पूछा है। देख लीजिए यहाँ पे उत्तर आपको ऐसे लिखना है कि एक कृषि वर्ष में एक ही भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को क्या बोलते हैं? कृषि गहनता कहते हैं। मतलब एक कृषि वर्ष में एक ही भूमि पर कितना तरह की कृषि, मतलब कि कितना भूमि का एरिया और कितना प्रकार की फसल उस पर उगाया गया, यही उसके क्या है? क्रॉप इंटेंसिटी है, कृषि गहनता है। इसको किस सूत्र से निकालेंगे? तो कुल बोया गया क्षेत्र बटा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुना में 100, इस सूत्र से निकालते हैं कि कितना कुल बोया गया क्षेत्र था और उसमें से कितना पे मतलब कि क्रॉप का इंटेंसिटी हुआ और गुना में 100, तो प्रतिशत निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 15 नंबर देखिए। कह रहा है कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करना है। तो 2 अंकीय प्रश्न है, तो 2 अंतर हम लोग बता देंगे। तो देखिए कृषि आधारित उद्योग जो है वे उद्योग हैं जो अपनी कच्चा माल कहां से प्राप्त करेंगे? कच्चा माल कृषि से प्राप्त करते हैं, जैसे चीनी और सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सभी क्या है आपका कृषि आधारित उद्योग है, माने जिसमें कच्चा माल कृषि वाला ही सामग्री लगे। जैसे चीनी हो गया तो चीनी में क्या लगता है आपका? गन्ना, तो गन्ना क्या है? कृषि वाला ही सामान है। सूती में क्या लगेगा? कपास, तो कपास भी कृषि से रिलेटेड है। और खनिज आधारित उद्योग वे होंगे जो कच्चा माल के रूप में खनिज का उपयोग करेंगे, जैसे लौह इस्पात और सीमेंट उद्योग। लौह इस्पात में और सीमेंट उद्योग में क्या आपका खनिज का ही उपयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेंगे 16 नंबर। कह रहा है प्रश्न कोयला के विभिन्न प्रकार के नाम लिख दीजिए। सिर्फ यही टू द पॉइंट प्रश्न पूछा है। तो कोयला आप जानते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं?
4 प्रकार के। पहला है अपना एंथ्रासाइट, जो सबसे उत्तम, मतलब इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होता है। उसके बाद है बिटुमिन्स, उसके बाद है लिग्नाइट, उसके बाद है पीट, और पीट सबसे खराब किस्म का कोयला है। सबसे अच्छा और खराब किस्म का पूछे तो सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। कहने का मतलब इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होता है, जरने पे कम धुआं वगैरह करेगा, और अच्छा मतलब इससे चीजें हम लोग एनर्जी वगैरह, लाइट वगैरह सभी चीज उत्पन्न कर सकते हैं। और बिटुमिन्स, लिग्नाइटाइट इसके बाद है, और पीट उसके बाद है। तो ये चारों कोयला के प्रकार हैं जिसको आपको ये रट जाना है। कह रहा है 17 नंबर प्रश्न कि चीनी उद्योग के उत्तर भारत से दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के किन्हीं 4 कारण का उल्लेख कीजिए। जितना मतलब चीनी उद्योग है वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में क्यों स्थानांतरित हो रहा है, इसके 4 कारण बताइए। तो इसके 4 प्रमुख कारण लिखकर 1 नंबर पे आपको बताना है कि दक्षिण भारत में गन्ना में चीनी जो है मतलब सुक्रोज की मात्रा अधिक होता है, तो इससे वहां पे कम गन्ना में अधिक चीनी का उत्पादन होगा। वहां की समुद्री जलवायु गन्ना की खेती के लिए क्या है, अधिक अनुकूल है। दक्षिण में गन्ना की पेराई का समय का मतलब सीजन जो है लंबा चलता है, हम लोग साइड से ज्यादा वहां पे दिन तक पेराई होगा। वहां सहकारी मिले अधिक कुशल और आधुनिक है, मतलब हम लोगों से अच्छा डेवलप, आप जानते हैं सभी साउथ में है तो हम लोग से ज्यादा डेवलपमेंट वाला मतलब चीजें वहां पे होगा ही। तो यही मुख्य 4 कारण आपको गिना देना है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न देखिए। अब 18 नंबर ही प्रश्न देखिए, कितना टू द पॉइंट प्रश्न पूछा है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसमें आप क्या चीजें रिपीट करेंगे, एक ही बात को बार बार दोहराने से एग्जामिनर अंक नहीं देगा, जो प्रश्न है वही जवाब दीजिए कि योजना आयोग अर्थात कि प्लानिंग कमीशन का गठन वर्ष 1950 में हुआ था। बस चीजें आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। करें कि संचार के व्यक्तिगत और सार्वजनिक संसाधन के दो उदाहरण दीजिए। मतलब संचार के कौन व्यक्तिगत संसाधन और कौन सार्वजनिक संसाधन है। देखिए संचार के जो है व्यक्तिगत संसाधन तो मोबाइल फोन, पत्र, ईमेल, तो ये व्यक्तिगत हुआ, मोबाइल फोन से किसी को फोन कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं। और सार्वजनिक जो संसाधन है रेडियो है, रेडियो से अगर किसी के पास संचार पहुंचाना है तो जो भी लोग चीजें सुन रहा है वो देख सकता है। टेलीविजन है, समाचार पत्र है, तो ये चीजें आपको रट के रखना है। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत से निर्यात होने वाली 4 वस्तुओं का उल्लेख, मतलब जो भारत से कौन 4 वस्तुएं जो एक्सपोर्ट होती है। तो 4 आपको कोई भी आप गिना सकते हैं, मैं 4 यहां पे आपको बता दे रहा हूं कि रत्न और आभूषण यहां से एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है। पेट्रोलियम उत्पाद भी निर्यात होता है। मशीनरी और इंजीनियरिंग के सामान, सूती वस्त्र और तैयार हुए कपड़े यहां से निर्यात होते हैं। तो पूरा मैंने 20 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय करा दिया। अब देखिए यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है, तो 21 से 26 तक, जिसमें से 3 प्रश्न का उत्तर, मतलब कि ज्योग्राफी में आपने समझा कि 35 आपको ओएमआर सीट पे ऑब्जेक्टिव बना के आना है, 10 लघु उत्तरीय और 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाकर आना है। तो ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय की तैयारी हम लोग करनी है। ऑब्जेक्टिव का फिर मॉर्निंग में भी क्लासेज होगा, तब तक पूरा नाइट आपके पास समय है तो पूरा ये प्रश्न देकर याद कर लीजिए। और उस समय भी हम लोग सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों जो इस साल के लिए वायरल है उसकी क्लासेज हम लोग कर लेंगे। तक इनका रिवीजन करके याद कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।